जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का मॉडल सेट 3। इससे पहले के क्लास में हमने 2 मॉडल सेट करा चुके हैं और ये जो भूगोल का मॉडल सेट तीसरा है, जिसमें कुल 70 ऑब्जेक्टिव को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आप सबको मालूम होगा कि इसमें 70 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 30 नंबर कमी देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट से वो कौन सारे 70 ऑब्जेक्टिव है जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर उसका उत्तर मालूम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से अपने 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, आपका पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए, केवल आप प्रश्न को ध्यान से सुनिए, उत्तर उसको आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन जो है प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, अर्थात कि प्राथमिक क्रियाकलाप इनमें से कौन है। कृषि जो है वह प्राथमिक क्रियाकलाप है, वानिकी जो है ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप है, आखिर जो है शिकार करना ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। अर्थात इस ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से सभी, ये जो सभी है वह क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जिनका भी उत्तर ऑप्शन डी आ रहा है बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, पंपास क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंपास जो है वह कहाँ है, ठीक है ना। पंपास जो है घास का एक मैदान है, ठीक है ना। इतना पहले जान लीजिए कि जो पंपास है वह घास का मैदान है जो दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है जी, दक्षिणी अमेरिका में है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पंपास एक घास का मैदान है जो दक्षिणी अमेरिका में है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है बिग इंच से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिग इंच जो है वह किससे संबंधित है, अर्थात बिग इंच जो है वह क्या है। ऑप्शन ए में दिया है रेल मार्ग, ऑप्शन बी में दिया है सवारी पतन, ऑप्शन सी में दिया है पाइपलाइन, ऑप्शन डी में दिया है नौसेना पतन। तो जो बिग इंच है वह पाइपलाइन है। क्या है जी, पाइपलाइन है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है। जो भी डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रश्नों का उत्तर आप लोग देते चलिए। अगला प्रश्न है अवदान उदाहरण है। अवदान जो है वह किसका उदाहरण है, अवदान मतलब क्या है। तो अवदान जो है वह तेल पतन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है जी, तो तेल पतन का उदाहरण है। अच्छे से रट दीजिए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। विश्व की प्रथम नागरिक बस्ती कौन है। पूरे विश्व में प्रथम नगरीय बस्ती है, ठीक है ना। नगरीय मतलब जो नगर वाली बस्ती होती है, ठीक है ना। जैसे शहरीय बस्ती है जो है शहर, वह विश्व में पहली शहरीय बस्ती जो है पहली बार शहर कौन था, ठीक है ना। पूरे विश्व में पहली बार शहर जो बना था वह कौन था। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है पेरिस, बी में दिया है लंदन, सी में दिया है दिल्ली, डी में दिया है मैनचेस्टर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लंदन। जो लंदन है, ठीक है ना। जो लंदन है वह विश्व की सबसे पहली क्या है, नगरीय बस्ती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। जो टोकरी बनाना होता है, टोकरी बनाना वह कौन सी क्रियाकलाप से संबंधित है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या फिर पंचम। तो टोकरी बनाना जो है वह किस क्रियाकलाप में आता है जी, एक प्रकार का व्यवसाय हो गया। क्या हो गया, व्यवसाय हो गया। तो व्यवसाय किस क्रियाकलाप में आते हैं, तो द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। किसमें, द्वितीय क्रियाकलाप में व्यवसाय आता है। तो टोकरी बनाना क्या है जी, एक व्यवसाय है कि नहीं। तो टोकरी बनाना क्या हो जाएगा, तो द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है। फटाफट से आप लोग सभी प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, अच्छे से याद करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। वो कौन सा पतन है जिसको स्वेज मार्ग जो है, स्वेज मार्ग, ठीक है ना, उसका लाभ प्राप्त है। अर्थात स्वेज मार्ग के किनारे वो कौन सा है जिसको उससे लाभ होती है उस मार्ग से, ठीक है। कोच्चि, कोलकाता, चेन्नई या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि जो है वह स्वेज मार्ग के किनारे स्थित है। तो जिससे उसको उसको क्या होती है जी, लाभ भी प्राप्त होती है, ठीक है ना। स्वेज मार्ग से लाभ प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, कोच्चि इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुको और जाओ पहला ही पार्ट का प्रश्न है कि रुको और जाओ जो है निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है। 8 नंबर प्रश्न है। तो किसने दिया है जी, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। रुको और जाओ का निश्चयवाद संकल्पना किसने दी है, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा टेलर। क्या हो जाएगा जी, टेलर, इनका पूरा नाम है ग्रिफिथ टेलर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई थी। वो कौन सा साल था जिसमें मानव वर्ष की पूरे विश्व की मानव संख्या जो है वो 6 अरब हुई थी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगी, 1750 या फिर 1975 या फिर 1830 या फिर 1999। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, 1999, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 9 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1999 में पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वह 6 अरब हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्या है, 10 प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था, तो बार प्रश्न रिपीट होता है। तो किसने दिया था, तो नो एस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, नो एस्टीन ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11 प्रश्न है, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं ले रहा है, फटाफट से उसका उत्तर और आंसर बता रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा समय लेना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए 11 प्रश्न है कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते थे, ठीक है ना। एक रूस जो है वो भी यूरोप महादेश में ही आता है, ठीक है ना। एशिया महादेश का
रूस है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो राजधानी है वो यूरोप महादेश में जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, ठीक है ना, कि रूस को छोड़कर, ठीक है ना, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 देश थे, ठीक है ना, यूरोप के कितने देश है जी, जो 40 देश थे उसमें कुल कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना, कितने लोग रहते हैं जी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया 50 करोड़, ऑप्शन बी में दिया 58.2 करोड़, ऑप्शन सी में दिया 104 करोड़, ऑप्शन बी में दिया है 20 करोड़। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 करोड़, ठीक है ना। रूस को छोड़कर यूरोप महादेश में जितने सारे लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 50 करोड़ है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या जो है दर्ज की गई थी। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 करोड़, ठीक है ना। कितना जी, 600 करोड़, कितना 600 करोड़ उस समय जनसंख्या थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। लिंग अनुपात का संबंध है, लिंग अनुपात जो है वह किसके बीच नापा जाता है, ठीक है ना, पुरुष या फिर स्त्रियों के बीच, या फिर बच्चे या फिर प्रौढ़ों के बीच, या फिर इनमें से दोनों के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लिंग अनुपात है वह स्त्री और पुरुष के बीच की जो है संबंधों को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए लिंग अनुपात जो है स्त्री पुरुष के बीच के संबंध को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, अर्थात कि विश्व में सबसे अधिक नगर वाला देश कहाँ पर है। ऑप्शन ए में दिया लाटविया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान या फिर फ्रांस। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड बोलते हैं, उसी में सबसे अधिक क्या है जी, नगरीय बस्तियाँ है। क्या है जी, नगरीय देश है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे राज्य देश रहेगा, ठीक है ना, राज्य रहेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है। अगर कोई चीज़ विकास कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका अच्छा संकेत क्या है जी, आकार में वृद्धि, या फिर गुण में साधारण वृद्धि, या फिर आकार में स्थिरता, या फिर गुण में धनात्मक वृद्धि। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का, गुणों में धनात्मक वृद्धि, ठीक है ना। उसके गुण में अगर धनात्मक मतलब कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना, बढ़ोतरी धनात्मक मतलब होता है कि परस में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या हो जाएगा जी, और विकास का सर्वोत्तम संकेत माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन जो हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, अवनालिका अपरदन है, या फिर सिल्ट जमाव है, या फिर वायु अपरदन, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 16 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वायु अपरदन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जी, वायु अपरदन, ठीक है ना, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारक है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल की कृषि, एक सेकंड, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। खरीफ फसल की अर्थात कि खरीफ फसल जो है कब से कब तक बोई जाती है। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगी, जो खरीफ फसल है वह जून से सितंबर के बीच में, कब, जून से सितंबर के बीच में बोई जाती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छे से रख लीजिए, बहुत बार पूछता है या खरीफ फसल या फिर रबी फसल, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि चावल और धान की खेती संबंधित है। चावल और धान की खेती जो है वो कौन सी खेती कहलाती है, रोपण कृषि, या फिर ट्रक कृषि, या फिर भूमध्य सागरीय कृषि, या फिर गहन निर्वाह कृषि। तो 18वें प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गहन निर्वाहन कृषि। क्या है जी, गहन निर्वाहन कृषि है चावल और धान की खेती। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लॉरेंसार प्रसिद्ध है, ठीक है ना, लॉरेंसार जो है क्षेत्र वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है हर एक साल, ठीक है ना, प्रत्येक साल ये जो प्रश्न है बार बार रिपीट होता है। जो लॉरेंसार है, ठीक है ना, वह किसके लिए, किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो 19 नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉ अयस्क के लिए लॉरेंसार जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। पूरे विश्व में चाय सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है जी, श्रीलंका, भारत, चीन या फिर म्यांमार में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 20 का चीन में। चीन में सबसे अधिक क्या होता है, चाय का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। चाय के लिए चीन, खनिज के लिए कौन सा देश है। तो खनिज के लिए जो देश है वह है सऊदी अरब। कौन है जी, सऊदी अरब। चाय के लिए चीन है और खनिज तेल के लिए सऊदी अरब है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब खनिज तेल के लिए बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की फसल जो है वह खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है, ठीक है ना। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है। बाजारीय सब्जी कृषि में, या फिर भूमध्य सागरीय में, या फिर रोपण कृषि में, या फिर सरकारी कृषि में, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 22 नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे किस्म की फसल की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कोई भी डाउट हो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग देते चलिए ताकि आपका रिवीजन होते रहे। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है। लोहा अयस्क की किस्म इनमें से कौन नहीं है। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है मैग्नेटाइट, तो इसी का किस्म है। हेमाटाइट इसी का किस्म है। लिग्नाइट जो है वह क्या है जी, कोयला का किस्म है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लिग्नाइट जो है वह लौह अयस्क का किस्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 24 नंबर जो है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी जो है वो रोपण फसल नहीं है। रबर जो रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल
फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, गेहूँ रोपण फसल नहीं है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गेहूँ रोपण फसल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? मैक्सिको में कृषि की प्रथा को, ठीक है ना, स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? 25 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन ई में दिया है रोका, ऑप्शन बी में दिया है मिलिया, ऑप्शन सी में दिया है लद्दाख, ऑप्शन डी में दिया है झूम। तो उस समय इस मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को जो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दी? मिलिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है कि कौन सा उद्योग जो है अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? वो कौन सा उद्योग है जो सभी उद्योग के लिए आधार प्रदान करता है? रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग या फिर सभी? तो 26 नंबर का राइट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है ना। कपड़ा उद्योग नहीं होगा, रसायन उद्योग भी नहीं होगा। जो लोहा उद्योग है, ठीक है ना, वह आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो लोहा और इस्पात उद्योग है वह सभी उद्योग के लिए, जितने सारे उद्योग है उन सभी के लिए क्या करता है? तो आधार प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? कच्चा माल कौन सा उद्योग तैयार करता है? बार बार प्रश्न जो है रिपीट होता है। तो कच्चा माल जो वह तैयार करता है वो कौन करता है? तो आधारभूत उद्योग करता है। कौन करता है जी? आधारभूत उद्योग करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, ठीक है ना। बाह्य स्रोतीकरण जो है वह सहायक है किसके लिए, ठीक है ना? किसमें? तो दक्षता सुधारने के लिए, या फिर विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने के लिए, या फिर कीमतों को घटाने के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए। तो 28 नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा सभी के लिए। कीमतों को घटाना, दक्षता को सुधार करना, विकासशील देशों को रोजगार बढ़ाना, सभी के लिए काम करता है कौन? तो बाह्य स्रोतीकरण। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक और यहाँ से प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि बाह्य स्रोतीकरण से आप क्या समझते हैं? इसको लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा बाह्य स्रोतीकरण क्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 29 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है वह कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का सबसे तेल शोधक कारखाना जो है वह कहाँ है जी? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? जामनगर जो है वह भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें जो है उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? किस क्रियाकलाप में उच्च स्तरीय अन्वेषण जो है वह सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन ए में दिया प्राथमिक, द्वितीय, चतुर्थ या फिर पंचम। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? जो चतुर्थ क्रियाकलाप जो होता है उसमें उच्च स्तरीय प्रकार के अन्वेषण को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चतुर्थ क्रियाकलाप है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आसियान का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, मैक्सिको भी है। यहाँ पर दिया है ब्रूनेई। क्या दिया है जी? ब्रूनेई जो है, ब्रूनेई ये क्या है? तो मैक्सिको का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी नहीं है? इथोपिया की राजधानी कौन है, ठीक है ना। इसमें से जो कौन है वह इथोपिया की क्या है जी? तो राजधानी है कैनबरा है, या फिर लुसाका है, या फिर अदिस अबाबा है, या फिर नैरोबी है। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? अदिस अबाबा। क्या हो जाएगा? अदिस अबाबा जो है वह इथोपिया की राजधानी है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से रट कर चलिए, ठीक है ना। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मॉडल सेट 3 है ज्योग्राफी का, ठीक है ना। मात्र 2 मॉडल सेट और बच गया है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। 35 में 35 लाइएगा। 100 में 100%, 35 में एक भी गलत नहीं होगा अगर आप इस 5 मॉडल सेट को अच्छे से कंठस्थ रूप से याद कर लेते हैं तब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि ओपेक का संस्थापक जो है वह सदस्य नहीं है। ओपेक का संस्थापक सदस्य इनमें से कौन नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक या फिर सऊदी अरब। तो 34 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है वह इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, संस्थापक सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि नदी के सहारे बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा? नदी के सहारे बसा जो गांव है वह कैसा होता है? आयताकार होता है, या फिर अर्या होता है, या फिर वृत्ताकार होता है, या फिर रेखीय होता है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए जो नदी है वह एकदम रेखीय आकार में होती है, ऐसे सीधी आकार में होती है। तो उसके किनारे जो बसा क्या होगा, गांव होगा, तो वो भी क्या होगा? ऐसे सीधी होगा, अर्थात कि क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा रेखीय। क्या हो जाएगा जी? रेखीय। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आधे प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। बस आधे प्रश्न और बच गया है। अगला प्रश्न क्या है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा नगर जो है 3 प्रकार के, एक होता है नगर, दूसरा होता है महानगर, तीसरा होता है मेगा नगर, जिसको बोलते हैं विराट नगर, ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं जी? विराट नगर बोलते हैं। तो विराट नगर या फिर मेगा नगर कहे तो उसकी जनसंख्या जो होती है वो 50 लाख से अधिक होती है। कितनी होती है जी? 50 लाख से अधिक होती है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 50 लाख से अधिक जो है वो मेगा नगरों में स्थित रहती है, ठीक है ना। और एक और बात समझ लीजिए, नगर अगर कोई भी पूछ दे यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से पहले समझ लीजिए। नगर की बात करें नगरों की, तो वहाँ पे 1 लाख से अधिक, कितना? 1 लाख से अधिक, ठीक है ना, 10 लाख के बीच में, ठीक है।
1 लाख से 10 लाख के बीच में। वहीं पूछ दे अगर महानगर कितना, महानगरों की बात कर दे, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है ना, तीनों को अच्छे से रट लीजिएगा। महानगर की बात करें तो 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में, कितना, 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच अगर जनसंख्या हो गई तो उसे महानगर कहेंगे। और 1 लाख से मतलब 1 से अधिक, मतलब 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच हो गई तो उसे नगर कहेंगे। और वहीं अगर 50 लाख से अधिक हो गए तो उसे मेगा नगर या फिर विराट नगर कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 37 नंबर की, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा कि नदी के किनारे रेखीय बस्ती पाई जाती है, तो जो पर्वतीय भाग होती है, पर्वतीय जो है ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है नहीं जी। तो इस पर कौन सी बस्ती पाई जाएगी, तो एकदम दिख रहेंगे आप लोगों को, दिख रहा होगा कि ये जो सीढ़ी के आकार का है, कैसा है जी, सीढ़ी के आकार का है। तो पर्वतीय भागों पर कैसी बस्तियाँ पाई जाएगी, तो सीढ़ी नुमा, कैसी, तो सीढ़ी नुमा बस्तियाँ पाई जाएगी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पर्वतीय भागों पर सीढ़ी नुमा बस्तियाँ पाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर की, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है, ठीक है ना। नगरीय आबादी की बात कर रहा है, 2011 में जब जनगणना हुई थी उस समय भारत की नगरीय आबादी कितनी थी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 38 नंबर का प्रश्न का, ऑप्शन ए, 31.16% जो है वह नगरीय आबादी थी। क्या थी, नगरीय आबादी थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, ठीक है ना। प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है वह सबसे अधिक है। कौन सा नगरीय क्षेत्र है, मुंबई है या फिर दिल्ली है या फिर चेन्नई है, फिर कोलकाता है, ठीक है ना। जो प्रवास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो कौन से नगरीय बस्ती है जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो 39 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रवासी जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक आता है जी, तो मुंबई से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता है। आर्य भाषा वर्ग में कौन सा भाषा इनमें से नहीं आता है, उड़ीसा, बंगाली, तेलुगु या फिर असमिया। तो 40 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो तेलुगु है वह आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 41वां प्रश्न है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है भारत में, हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 41वां प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा में लिंगानुपात क्या है जी, सबसे कम है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 42वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम था। क्या था जी, बहुत कम था। जनसंख्या घनत्व कैसे बहुत कम था, कब, 2011 में। तो वो कौन सा राज्य था, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार या फिर केरल। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 42 का, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है जी, बहुत ही कम है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं, ठीक है ना। प्रवासी मतलब कि जाते हैं, प्रवासी मतलब कि आते हैं। किस राज्य में आते हैं जी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर बिहार में। तो 43 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा जी, राइट उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र में सबसे अधिक आते हैं। महाराष्ट्र में क्या करते हैं जी, महाराष्ट्र में आते हैं। तो भाई जाते कहाँ से हैं, तो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रवासी जो है सबसे अधिक जाते हैं और महाराष्ट्र में सबसे अधिक आते हैं। तो आपका प्रश्न जो घुमा कर भी पूछ सकता है, कहाँ पर प्रवासी जो है जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश याद कीजिएगा, कहाँ पर आते हैं तो महाराष्ट्र याद कीजिएगा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में प्रवासी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 44 में प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है। वो कौन सा राज्य है जहाँ पे स्त्री जो कम पढ़ी लिखी है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार। तो 44 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। बिहार में तो सबसे कम क्या है जी, जो साक्षरता दर है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर स्त्रियों की साक्षरता दर क्या है, बहुत ही कम है बिहार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि निम्न में कौन प्राचीन राजधानी नगर है, ठीक है ना। निम्न में कौन प्राचीन राजधानी नगर है, ठीक है ना। भोपाल, गंगानगर, पटना, जमशेदपुर। तो 45 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, पटना जो है वह प्राचीन क्या है जी, एक राजधानी नगर है, ठीक है ना। बहुत ही पुराना क्या है जी, एक राजधानी नगर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। एक और प्रश्न यहाँ पर, पटना को किसने बनाया था, आप लोग अच्छे से थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा। पटना को किसने बनाया था, तो उदयन भद्र ने बताया था। किसने बनाया था जी, उदयन भद्र ने बनाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा शहर जो है तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तमिलनाडु का मैनचेस्टर तो सबको मालूम होना चाहिए, जो कोयम्बटूर का है, तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। कौन, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। उत्तर भारत की बात कर रहा है, यहाँ पर सिंचाई जो है सबसे अधिक किस चीज़ से होती है, किस चीज़ से होती है जी, नलकूप, नहर, नलकूप, तालाब या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 47 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे अधिक
इस प्रश्न को उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो यहाँ पे नहर को नलकूप तालाब ये सभी हमको लगता है यहाँ पे सभी होना चाहिए, ठीक है ना जी। इस प्रश्न में कुछ डाउट है, ठीक है, अगर आप लोग को इसका उत्तर मालूम होना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका नहर होगा, नलकूप या फिर तालाब होगा, ठीक है ना। उत्तर भारत की बात कर रहा है, उत्तर भारत में सबसे अधिक क्या होता है, हमको हमारे देखने से नलकूप ही होना चाहिए, लेकिन कुछ डाउट है, ठीक है ना। तो आप लोग उस डाउट को क्लियर कीजिएगा। आप लोग उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताइएगा इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 48वां प्रश्न है कि जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है। जूट जो सबसे अधिक कहाँ उत्पादा जाता है, कावेरी डेल्टा या फिर गंगा डेल्टा, फिर गोदावरी डेल्टा, फिर कृष्णा डेल्टा। जो प्रश्न है वो पिछले मॉडल सेट में था, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जो कावेरी जो जूट उत्पादन क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, तो गंगा डेल्टा पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है। भारत का जावा जो किस क्षेत्र को कहा जाता है जी, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। अच्छे से याद कर लीजिएगा, गोरखपुर को भारत का जावा कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, कृषि पर आधारित उत्पादन नहीं है। तो चीनी जो है या कृषि से ही निकलता है, पहले खेती की जाती है ईंख की, उसके बाद इससे चीनी बनता है। कॉफ़ी जो है भी खेती है, एक प्रकार की चाय जो है खेती होती है इसकी, लेकिन नमक की कोई खेती नहीं होती है। नमक की कोई खेती है तो जी नहीं होती है, एक कोई खेती नहीं होती है। तो ये क्या है, तो कृषि उत्पादन क्षेत्र नमक क्या है जी, तो नहीं है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बस थोड़ी सी दिमाग लगाना है, आप लोग से सभी प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, बेला डिल्ला लौ अयस्क क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है। बेला डिल्ला जो लौ अयस्क है वह किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। तो 51 नंबर का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, छत्तीसगढ़ में। बेला डीला जो है कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि निम्न में से राज्य में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, वो किस राज्य में है, नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु या फिर झारखंड। तो जो गोंडवाना है कहाँ स्थित है जी, झारखंड में स्थित है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, गोंडवाना कोयला जो है वो झारखंड के लिए है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना कहाँ लगा था, मुंबई में। क्यों लगा था जी, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा पतन है कि नहीं, यह एक कपास उत्पादक क्षेत्र में बहुत निकट भी है और मुंबई एक वित्तीय केंद्र भी है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी, ठीक है ना। ये सभी क्या है जी, इसका एक कारण है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, सलेम इस्पात उद्योग जो है कहाँ स्थित है। सलेम इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में। तो सबको मालूम होना चाहिए जो सलेम है वो कहाँ स्थित है जी, तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोची पतन अवस्थित है। कोची पतन जो है वह कहाँ अवस्थित है, 55वां प्रश्न है। कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या फिर तमिलनाडु में। तो जो कोची पतन है वह कहाँ स्थित है जी, तो केरल में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, या पिछले मॉडल सीट में भी यह प्रश्न था, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, कोची केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया। पहला रेडियो जो है वह किस वर्ष लगा था, तो सबको मालूम चाहिए कि पहला रेडियो जो है वह 1923 में लगा था। कब लगा था, 1923 में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी में भी दिया है, दोनों दिया है, तो दोनों क्या हो जाएगा जी, राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन वैसे एग्जाम में ऐसे नहीं रहेगा। अगर आप लोग डाउट कर रहे हैं कि सर क्या एग्जाम में भी दोनों ऑप्शन रहेंगे, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा जी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1923 में, ठीक है। और अगर गलती से दोनों भी दे दिए, ठीक है ना, तो आप लोग पहले वाले उत्तर को मानिएगा, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी 1923 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, जल, सड़क, वायु या फिर पाइपलाइन। तो जो नागपुर परियोजना जो है वह किससे संबंधित है, वह जो संबंधित है वह सड़कपुर से संबंधित है। किससे जी, सड़क से संबंधित है नागपुर योजना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है जी, संचार कहलाता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ईजी प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पतन जो है पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर स्थित कौन सा है, कांडला नहीं है, मुंबई भी नहीं है, न्यू मंगलोर भी नहीं है, चेन्नई। चेन्नई का है जी, तो पूर्वी तट पर स्थित है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है। जब उद्योग को लगता है, औद्योगिक जो कोई उद्योग होता है उसमें कौन से प्रदूषण होता है जी, जल प्रदूषण होता ही है, उससे निकलने वाले हानिकारक जो जल होते हैं उससे जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, उसमें कोई धुआं होती है तो वायु प्रदूषण भी होता है, मशीनें जो होती है उससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये सभी क्या होता है जी, तो औद्योगिकरण का प्रदूषण फैलाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर के निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल नहीं है, कॉफी है, गेहूँ नहीं है। क्या है जी, गेहूँ जो है और रोपण फसल नहीं है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गेहूँ रोपण फसल नहीं है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है, कृष्णा महानदी, कोसी या फिर कावेरी। तो जो नागार्जुन है वो कहाँ स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं
दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र स्थित है। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र जो है वह कहाँ स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में। तो जो दुर्ग लौह अयस्क जो क्षेत्र है वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एक राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे जितने सारे प्रश्न आ रहे हैं ना कि कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है, ठीक है ना, इसका क्या कीजिए आप लोग अच्छे से डायग्राम बना लीजिए। आप लोग हमने अभी तक तीन मॉडल सेट कराया है, तीनों मॉडल सेट में देख रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग भी मिला रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसे प्रश्न बहुत आ रहा है, ठीक है कि नहीं, बहुत ज़्यादा प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है, किसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या कीजिए आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि दुर्ग लौह एक तरफ लिख लीजिए, है कि नहीं, चाय का उत्पादन एक तरफ लिख लीजिए, कॉफ़ी का उत्पादन, गेहूँ का उत्पादन, ठीक है ना, वैसे मतलब जितने भी सारे आते हैं सार लॉरेंस क्षेत्र, ठीक है ना, सार लॉरेंस क्षेत्र, इसको अच्छे से एक तरफ लिख लीजिए। ये कहाँ कहाँ पर है, किस राज्य में है, उसको एक तरफ से लिख लीजिए अच्छे से डायग्राम बनाकर, ठीक है ना, एक तरफ इसको एक तरफ इसको, कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है, अच्छे से डायग्राम बना के उसको अच्छे से रट जाइए। क्योंकि यहाँ से हमको दिख रहा है कि प्रत्येक मॉडल सेट में 10-10 प्रश्न आ ही रहे हैं, 10 से 15 प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं जो कहाँ पर स्थित है। तो इसको अच्छे से डायग्राम बनाकर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपका 10 से 15 नंबर याद हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना, कौन मॉडल सेट की बात कर रहा है, मॉडल सेट में से अच्छे से कोई भी जो भी प्रश्न ऐसे दिख रहा होगा उसको अच्छे से आप लोग डायग्राम बनाकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि बातों को हम लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए फिर वही प्रश्न आ गया, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, कौन सा कहाँ स्थित है, बस ऐसे ही प्रश्न ज़्यादा आ रहा है, तो इसको अच्छे से डायग्राम बनाकर लिख लीजिएगा। तो चलिए, बालाघाट जो मैग्नीज क्षेत्र है कहाँ स्थित है बता देते हैं। ये जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित है। फिर से वही प्रश्न आ गया कि कहाँ स्थित है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है जो रत्नागिरी, तो ये जो स्थित है वह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये जितने सारे प्रश्न ऐसे दिख रहे हैं उसको अच्छे से डायग्राम बना के आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से डायग्राम बना कर लिखिए। 20 से 30 होंगे, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके राइट उत्तर क्या हो जाएगा? जो महाराष्ट्र में रत्नागिरी स्थित है। चलिए, हुबली किस राज्य में स्थित है, वही प्रश्न, हुबली किस राज्य में स्थित है जी, तो हुबली जो है वह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न अगर दे देते आप लोग बोर हो जाइएगा, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है, बोर होने से अच्छा है कि हम इसको याद ही कर ले, कि कभी भूले ही नहीं, ठीक है। तो अच्छा सा डायग्राम बनाकर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। सबसे अधिक जो सोना है वह कहाँ पे पाया जाता है जी? 67 नंबर प्रश्न है। तो कहाँ पे पाया जाता है? तो सबको मालूम होना चाहिए कि सबसे अधिक जो सोना है वह कर्नाटक से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कर्नाटक से निकलता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जो है, कोडरमा किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो कोडरमा है उसमें सबसे अधिक क्या होता है? लोहा, तांबा, अभ्रक या फिर बॉक्साइड। तो जो कोडरमा है वहाँ पे सबसे अधिक जो है वह अभ्रक निकलता है। कौन से क्या निकलता है? अभ्रक। इसी के लिए क्या है जी? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र जो है वह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक या फिर गुजरात, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 69 का ऑप्शन बी गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, 70वां प्रश्न है मॉडल सेट 3 का कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? जो मुंबई हाई है वो किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम, कोयला, यूरेनियम या फिर पन बिजली के लिए। तो 70वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए जी? पेट्रोलियम के लिए मुंबई हाई जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आज जो इस क्लास का आपका ये तीसरा मॉडल सेट कंप्लीट हुआ, जियोग्राफी का तीसरा मॉडल सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह हमने पॉलिटिकल का भी 3 मॉडल सेट करा चुके हैं और बढ़ा गया हिस्ट्री का, वहाँ पर भी केवल 2 मॉडल सेट हुआ है, ठीक है ना। बस मात्र 5 मॉडल सेट और देंगे, आपका पूरा जियोग्राफी पॉलिटिकल और हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव इसको अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है ना। सभी क्लासों को अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद इसका महामैराथन क्लास देंगे जिसमें 5 मॉडल सेट को एक साथ करा देंगे। आपका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, एक भी बचने को लायक नहीं रहेगा, ठीक है ना। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएंगे इसके आगे। रही बात सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव हमने जियोग्राफी का सब्जेक्टिव दे चुके हैं। जियोग्राफी का सब्जेक्टिव हमने पूरा दे दिया है, कुल 50 सब्जेक्टिव दिया है। उसी 50 में से आपका पक्का है कि रहेगा तो रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए, जियोग्राफी में कौन कौन से वो सब्जेक्टिव है, जहाँ से आपके जियोग्राफी में पूरा सब्जेक्टिव वैसे रहेंगे, ठीक है ना। उसका लिंक आप लोग हम दे देंगे, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख लीजिएगा, या फिर वीडियो को देखने के बाद या फिर उसमें जो उसका लिंक होगा उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ से भी मन करे उसको आप लोग अच्छे से खोज कर इसी चैनल पर देख लीजिएगा। जियोग्राफी का मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका अगला क्लास लेकर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक